क्योंकि शाकों में आयुर्वेद जो मत देता है अपना, वो सरसों का साग सबसे निंदित है। कई लोग कहते हैं पंजाब में तो मक्की की रोटी सरसों का साग बड़े वर्षों से खा रहे हैं, हमारे दादाजी तो 100 साल जिए, कि भगवान कृष्ण ने भी तो विदुर के यहाँ से साग खाया था। मैं ये बथुए के साग को क्यों खिलाता हूँ, सरसों का क्यों नहीं? मैं अपने माता पिता को सरसों का साग नहीं खाने देता, उसकी जगह पे बथुए का साग बनाता हूँ, बनवाता भी हूँ। और उसमें जैसे सरसों का साग उबाला जाता है, घोटा जाता है, अंत में उसमें थोड़ा टमाटर आदि का, अदरक का तड़का लगा के, थोड़ा बहुत मक्की का आटा मिला के, ताकि वो थोड़ा बाइंड हो जाए साग, और उसपे थोड़ा देसी घी बिलोना डालकर जब मैं किसी को भी दूँ, खिलाऊँ, तो सब लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये शायद सरसों का ही साग है। क्यों? क्योंकि पकने के बाद सरसों, बथुआ, इन सब में स्वाद में अंतर कर पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी मैं ये बथुए के साग को क्यों खिलाता हूँ, सरसों का क्यों नहीं? क्योंकि शाकों में आयुर्वेद जो मत देता है अपना, वो सरसों का साग सबसे निंदित है। एक तो बुढ़ापा जल्दी लाता है, सांस रोग पैदा करता है और पाचन शक्ति मंद करता है, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा गुण नहीं है, या यूँ कहूँ कि हमारा मनुष्य शरीर उसमें से गुण नहीं ले सकता, बल्कि बदले में जाते-जाते वो कफ और वात दोनों को बढ़ाता हुआ जाता है। तो एक बार खा लिया, बार-बार गैस बनेगी, वायु के रोग होंगे, जो कि लोग समझ जाएँ अगर तो अच्छी बात है, ना समझें तो आपकी इच्छा। कई लोग कहते हैं पंजाब में तो मक्की की रोटी, सरसों का साग बड़े वर्षों से खा रहे हैं, हमारे दादाजी तो 100 साल जिए। मैं कहना चाहता हूँ सरसों का साग में ज़्यादातर लोग उसमें चौलाई, उसमें बथुआ, ये सब मिलाकर बनाते थे उसे। आज भी जो सही पद्धति वो यही है, कि वो सरसों का साग ही नहीं पूरा डालते थे, उसमें आधा वो इस तरह से डाला जाता है। तभी वो टिक पाता था, उनको उसका नुकसान रुक पाता था। अन्यथा तो अकेला सरसों का साग अगर आप रेगुलर खाते हैं, बासी साग बार-बार गरम करके खाते हैं, बाल भी झड़ेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इससे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं वापस बथुआ के साग पर आऊँ, कि बथुए का साग आँखों के लिए बहुत हितकारी है, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। भले ही आप अपने माता-पिता को, अपने भाई-बहन को, सबको, बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को भी दीजिए, रोज़ दीजिए। सर्दी में आ जाता है बथुए का साग, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और बथुआ अपने आप उगने वाली प्रजाति है शाक की, इतना कॉमन नहीं है हर जगह पे। फिर भी आप इसको जाकर के इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे बथुए का साग, तो आपको चिनोपोडियम करके एक बीज मिलेगा, उसको आप डालकर उगा सकते हैं। आप इससे उगाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और गेहूँ के साथ और ऐसी फसलों के साथ अपने आप उग जाता है। गुणकारी बहुत है, मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है, पेट को साफ करता है, कब्ज़ नहीं होने देगा, हल्का है, जैसे सरसों का साग भारी है ना पचने में, तो ये हल्का है। सरसों के साग के साथ मक्की की रोटी खाने का विधान है, अच्छी मानी जाती है कि स्वादिष्ट लगती है। इसके साथ भी मक्की की रोटी खाई जा सकती है। साथ ही साथ आयुर्वेद कहता है कि इसके साथ बाजरा की रोटी खाइए और भी गुणकारी हो जाएगी। बाजरा भी पचेगा, ये भी पचेगी, दोनों एक-दूसरे को पचाएँगे अच्छे से। घी खाइए इसके साथ, बाजरे की रोटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मक्खन भी खा सकते हैं युवा और बच्चे, बुज़ुर्गों को छोड़ कर के। तो ये था बथुए के साग के बारे में मैंने जो आपको बताया। और बथुए का साग शाकों में राजा माना जाता है, शाकराज बोलते हैं। तो शाकराज यूँ ही नहीं बोला जाता, इसके गुणों की वजह से बोला जाता है। मोटापा नहीं लाएगा, जिनको पेट फूलता है, वज़न बढ़ता है, जिनको जोड़ों में दर्द है, सूजन है, गठिया है, ऐसी अवस्थाओं के लिए बिल्कुल सामान्य सेफ है ये। और इसी तरह के गुणों से मिलता-जुलता एक साग और है, चौलाई का साग। इन दोनों ही सागों को गुणकारी बहुत अच्छा माना जाता है, आँखों के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनका रायता बना लिया जाता है, उबाल करके इनके पत्तों को थोड़ा स्टीम करके रायते में डाल दो, तो इनका रायता और भी हल्का हो जाता है खाने में, पचाने में। इनकी रोटी बनती कच्चे बथुआ, चौलाई के पत्तों को आटे में गूँध करके नमक, अदरक आदि डाल के, मसाले कोई अजवाइन आदि डाल के आप रोटी बना सकते हैं। घी से चुपड़ कर आप खाइए, आप देखेंगे कि आपको इससे हाजमा तेज होगा, खूब अपने आप अगले समय की भूख लगेगी, कभी कब्ज़ की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ये था बथुए के बारे में। और कई लोगों ने मुझे
ट्रोल भी किया। सरसों के साग पर जब मैंने अपना मत रखा, आयुर्वेद का जो निर्णय है वो रखा सबके सामने कि अच्छा नहीं है, तो बहुत कमेंट्स आए, हजारों की गिनती में गालियां और पता नहीं क्या क्या। तो मैं उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कमेंट्स में कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने भी तो विदुर के यहाँ से साग खाया था, तो साग एक प्रकार का नहीं होता भाई साहब। कहीं पे ये नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण ने सरसों का साग खाया था, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये अभी तक नहीं बैठा या नहीं समझ में आया कि साग तो 20 प्रकार के हैं। कोई सरसों का है, कोई चौलाई का है, कोई जीवंती का है, कोई चने का है। एक साग नहीं है, कोई गोरखमुंडी का है। आप उड़ीसा चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, इधर आपको सागों की भरमार मिलेगी। ये इधर नॉर्थ वाले लोग तो सिर्फ यही जानते, खाली सरसों का साग। साग किसी चीज का भी बना लें आप, खाने में लगभग सबका स्वाद एक सा होता है, लेकिन गुण सबके सामान्य एक जैसे नहीं। बथुए का साग सुखा करके भी रख सकते हैं आप, और बाद में कभी इसको थोड़ा सा उबालेंगे, गर्म पानी में डालेंगे तो ये हरा हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको स्टोर करके बाद में काम में ले सकते हैं। जहां नहीं उगता है वहां पहुंचा सकते हैं। काफी समय तक इसके हरे पत्ते ही रहते हैं और गुण उसमें काफी रिटेन रहते हैं। और पीरियड्स जिनको कम आते हैं वो खुलकर आएंगे, पीरियड्स के दिनों में भी ऐसा देंगे तो खुलकर पीरियड्स आएंगे। लेकिन जिनको पहले से ही ज्यादा आ रहे हैं उनको थोड़ा बचना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे रोग जिसमें नक्सीर आदि या बहुत गर्मी, आपको इस तरह से कभी कोई ब्लीडिंग की शिकायत है, तो उसमें आप थोड़ा संभल कर इसको उपयोग करिएगा। वैसे ये कफ नाशक होता है बथुआ, तो सांस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब के लिए, टीबी के लिए, बलगम आदि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो कि सरसों का साग तो कफ करता है, ये कफ का नाश किया। मैं नित्यानंदम श्री आ रहा हूँ आपके शहर, आपके गांव और आपके घरों तक। योगमय भारत यात्रा प्रारंभ होने जा रही है 1 नवंबर 2025 से। देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य से हम भारत भर में घूम करके, भ्रमण करके आप सबके बीच में आकर के योग के सत्र होंगे, अध्यात्म और जीवन पर चर्चाएं होंगी। यही नहीं, आपके घरों तक भी आकर के मैं आप सबसे मिलूंगा। जो लोग भी इस योगमय भारत यात्रा अभियान से जुड़ करके हमारे ऋषियों की परंपरा को भारत के आखिरी द्वार तक पहुंचाना चाहते हैं, वे मुझसे इन सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहें। जल्द ही आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, मैं कहाँ कहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। और जो लोग भी मुझे अपने घर तक आमंत्रित करना चाहते हैं, या फिर अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी NGOs के माध्यम से कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, ये सब निःशुल्क है। बस आपको जो बेसिक ज़रूरियात की प्रबंध करने हैं वो आप सबको वहन करने हैं। आप सबके बीच में पहुंच करके आपके साथ अपने अनुभव साझा करूंगा। हम संवाद करेंगे, प्रश्नोत्तरी होंगी, संगीत होगा और परमात्मा का नाम होगा। ये सब चीज़ें आप सब मेरे साथ जुड़ करके इसे और आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करूं। सड़क पर चल करके हम कुछ ऐसी रैली और ऐसी कार्यक्रम का भी आयोजन सोच रहे हैं। आप भी बताइएगा इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कई वर्षों तक चलने वाला ये कार्यक्रम योगमय भारत यात्रा अपने आप में एक संस्कृति को हम जो आत्मसात करने वाले हैं, ये अद्वितीय होने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।